वेलकम बैक टू HR क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब क्या? सबसे पहले समझते हैं दो चर। दो चर का अर्थ होता है या तो XY, मतलब दो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होगा, चाहे XY हो, चाहे YZ हो, चाहे ZX हो, कोई भी हो, ठीक। और समीकरण युग्म, इसमें समीकरण बनेगा। समीकरण हमें पता है कैसे होता है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। जितना भी समीकरण होता है सब में एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये होता है समीकरण। और चर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो इस समीकरण का हम, इस चैप्टर का हम अपने आम जिंदगी में भी देखते हैं। जैसे कहीं मार्केट चले गए, वहाँ पर कुछ सामान लेना हो, दो तरह के सामान होंगे तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा हल हो जाएंगे। दो चर मतलब दो अलग अलग प्रकार के सामान होने चाहिए। हमारे आम जिंदगी में इससे जुड़े हुए सवाल भी आएंगे। आइए आगे देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म हम बनाते कैसे हैं? इस तरह से बनाते हैं। और हम इसका दो तरह से रैखिक समीकरण युग्म को दो तरह से बनाएंगे। एक बीजगणितीय रूप से और दूसरा ज्यामितीय निरूपण, मतलब ग्राफ पर दिखा करके। ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि हल। ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं? ग्राफीय विधि से हल, आइए इसको भी समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, इसको कैसे करेंगे? एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक रैखिक समीकरण का युग्म
एक रैखिक समीकरण का युग्म एक रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। मतलब कि ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई भी हल नहीं होगा उसको हम असंगत युग्म कहते हैं। और फिर आगे है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो तुल्य रैखिक समीकरण जो होते हैं उसके एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। तो ये सारे अंडरलाइन जो हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने के निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका जो हल होगा उसका अस्तित्व में क्या होगा नहीं होगा वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है तो उसका अद्वितीय हल होता है। दूसरा, रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। जब रेखाएं समांतर होगी तो उस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा और उसको हम असंगत समीकरण युग्म बोलेंगे। और जिसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है या करेगी तो उसको अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। और जिसमें रेखाएं समांतर हो सकती है उस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता। और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसको हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। और जिसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो अविरोधी समीकरण युग्म होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा है रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं संपाती होगी तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ऐसे समीकरण को संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो हम इसमें कैसे समझेंगे कि प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है
2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। रेखाएँ संपाती है। तीसरा, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये रेखाएँ समांतर है। तो अब इन तीनों एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ हुआ ये मेरा a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पर c कुछ नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पर a है, मतलब ये पहला समीकरण है तो इसको a1, ये भी पहला है तो b1, ये दूसरा है तो a2 और ये b2 और ये c2। ठीक है, अब हम यहाँ पर अनुपात निकाल देते हैं a1 बाय a2। देखते हैं यहाँ a1 का मतलब इसका गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 1 है, बटे यहाँ पर भी x का गुणांक 3x, तो यहाँ पर हम 3 ले लिए। फिर दूसरा है b1 बाय b2, तो यहाँ b हो गया, y का गुणांक हो गया -2 बाय, यहाँ b का गुणांक है मतलब y का गुणांक है +4, तो 4, ये कट गया तो ये हो गया -1/2। फिर c1 बाय c2, तो यहाँ पर c नहीं है मतलब 0, यहाँ पर c2 दिया है -20 मतलब अचर पद, तो ये हो गया 0 के बराबर। हमको 3 मान निकल गया, 3 अनुपात निकला, 1/3 -1/2 और 0। हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब ये मान और ये मान आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर दो समीकरण या फिर एक समीकरण युग्मों का जो हम रेशियो निकालते हैं उसके गुणांक में से जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाती है, मतलब इसका सिर्फ केवल एक हल हो सकता है जिसको हम दूसरे शब्दों में अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वाले फर्स्ट एग्जाम्पल का यहाँ पर हल दिया है। इसका अर्थ है क्या कि जब हम इस दोनों का गुणांक, यहाँ से x का गुणांक, यहाँ से भी x का गुणांक क्या निकल गया, a1 बाय a2 1/3 आ गया, फिर b1 बाय b2 तो -2/4 आ गया, फिर c1 बाय c2, तो यहाँ c1 0 है फर्स्ट समीकरण में तो 0 ले लिए, इसमें -20 है -20 ले लिए। हम यहाँ देखें कि a1 बाय a2 मतलब ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन मेरे सामने आता है तो वह समीकरण युग्म जो होता है उसके केवल और केवल एक हल होते हैं, अर्थात कि वह अद्वितीय हल उसके होंगे। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण में देखते हैं।
दूसरे समीकरण में दिया हुआ है इसमें जो मेन कंडीशन है वो है कि जब तीनों का रेशियो बराबर हो जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जब तीनों इक्वेशन का रेशियो बराबर हो जाए तब वो समपाती रेखाएं होती है और उनके अनेक हल होंगे। और जहाँ पर दोनों में से कोई भी एक बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाएगी ग्राफ पर और उसके केवल एक हल होंगे। फिर तीसरा है तीसरा में कहता है कि दो बराबर है और एक बराबर नहीं है। इस तरह का जब कंडीशन सामने आए तो ग्राफ पर समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है और उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को हमेशा याद रखना है, 1 2 3। इसमें जो मुख्य रूप से याद रखने वाली चीज़ें हैं वो है ये 3 कॉलम ग्राफीय निरूपण, बीजगणित निरूपण और अनुपातों की तुलना। इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। इन चीज़ों को इसे याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये आपको याद है तो इससे ऑब्जेक्टिव में आता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये तीनों आपको कॉलम को याद रखना है, ये मुख्य रूप से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे दो तरह के इक्वेशन लिए। ऊपर में सारणी 3.1 से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला ये जो टेबल है इससे हम देखें कि ये एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मेरे पास था जिसमें से फर्स्ट नंबर कहता है कि प्रतिच्छेद करती है तो इतना, मतलब अनुपातों का जो तुलना है वो ये होता है। समपाती जब होगी तो ये होगा, मतलब तीनों अनुपातों की तुलना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद समांतर जब होगा तो दो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा। मतलब दो गो ये फिक्स है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए और B1/B2, मगर बराबर क्या नहीं होगा तो C1/C2। जब इस तरह का कंडीशन नज़र आए तो समांतर रेखा ग्राफ पर दिखाएगा। तो अब ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं आइए पता करते हैं। मेरे पास दो समीकरण है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, x बराबर अपने मन से 0 लेते हैं। पहला x बराबर अपने मन से 0 लिए और इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। पहले हम समीकरण 1 से निकालेंगे, ये समीकरण 2 का है और ये समीकरण 1 का है। तो पहले समीकरण 1 का हम हल निकालते हैं, निर्देशांक बिंदु यहाँ से निकालेंगे। तो x बराबर हम 0 ले लिए, x बराबर 0 ले लिए तो y का मान क्या आ गया, y का मान 2 आ गया। कैसे आ गया देखते हैं।
तो कैसे आगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 3y बराबर 6। तो हमको y बराबर मान चाहिए, तो y बराबर x को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, इधर बच गया 3y। अब y को इधर रखेंगे और 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाय 3, मतलब बटे में हो जाएगा। अब x बराबर हम 0 रखते हैं, तो इस x का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 6 माइनस 0 बाय 3, तो ये हो गया 6 बाय 3, 3 टू ज़ा 6, तो ये हो गया 2। तो y का मान हो गया कितना, 2। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम x बराबर 6 रखें तो y का मान 0 मिल गया। अब हम x बराबर 6 रखते हैं, अगर हम x बराबर 6 रखें तो क्या मान आएगा। x बराबर 6 रख दिए तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 6 बटे 3, ये हो गया 0 बटे 3 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, 0। तो ये फर्स्ट समीकरण का हल हमको पता चल गया। ठीक उसी तरह से हम फिर सेकेंड समीकरण का भी हल निकालेंगे। इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, अब यहाँ देखिए ग्राफ पेपर पर मेरे पास 4 बिंदु मिला, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और चौथा बिंदु, 4 बिंदु मिला। अब इन सबको हम ग्राफ पर दर्शा करके एक लाइन से खींचेंगे। तो आइए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला था 0 2 मतलब कि x का मान 0, x अक्ष पर 0 लेंगे, y अक्ष पर 2 लेंगे, तो यहाँ पर आके कटती है। दूसरा 6 2 मतलब x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0, तो यहाँ आकर कट गई। तीसरा 0 माइनस 4, x हो गया 0 और y हो गया -4 मतलब नीचे। और q 3 माइनस 2 मतलब x का मान 3 और y का मान -2, तो कहाँ आकर मिला, यहाँ आकर के मिला। अब क्या किए, हम इन सभी लाइनों को, इस सभी बिंदुओं को लाइन की मदद से मिला दिए, लाइन की मदद से मिला दिए। हम देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ आकर के कट रहा है, ये कट रहा है 6 0 पर। जब दोनों लाइन आपस में आकर जहाँ भी प्रतिच्छेद करती है वही होता है उसका हल। तो 6 0 पर आकर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है।
तो इसका कितना हल हो गया, इसका एक हल हो गया 6 0। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये ग्राफ विधि से कह रहा है चेक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई इस तरह मान रख करके निर्देशांक बिंदु निकालते हैं और सेकेंड इक्वेशन को जो है हम पहले ठीक कर लेंगे। यहाँ पर नीचे में 5 है और 5 है, तो हम क्या करते हैं 5/3 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो मेरा ये नया इक्वेशन बन करके आ जाता है। ठीक है, तो अब ठीक इसी तरह से हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे और उसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। वहाँ से पता चल जाएगा कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। अब अगला कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो यहाँ पर इस लाइन को समझना है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। फिर मेरा इक्वेशन सवाल में ही है, हमको सवाल ठीक से पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ना समझ में आए 4 बार पढ़ना है, समझ में आनी चाहिए। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो हम पैंट की संख्या जो है वो पैंट की संख्या हम क्या ले लिए, पैंट की संख्या हम ले लिए x और स्कर्ट की संख्या कितनी ले लिए, y। तो पहला समीकरण क्या कहता है कि स्कर्ट की संख्या मतलब कि y जो है खरीदी गई पैंटों की संख्या की, पैंटों की संख्या मतलब x की 2 गुनी मतलब गुना 2 से 2 कम है, 2 कम है मतलब -2। तो ये मेरा नया इक्वेशन बन गया y = 2x - 2। ठीक, उसके बाद फिर बोला स्कर्ट की संख्या, फिर स्कर्ट की संख्या दूसरा इक्वेशन मतलब y = खरीदी गई पैंटों की संख्या की, पैंटों की संख्या मतलब x की 4 गुनी गुना 4 से भी 4 कम है -4। तो ये हो गया 4x - 4। मेरे पास 2 समीकरण बन करके आ गया। अब हम यहाँ से निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। पहले समीकरण 1 का निकालेंगे, फिर समीकरण 2 का निकालेंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया, ये समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का है। तो जब मेरे पास निर्देशांक बिंदु निकल गया, ग्राफ खींचने के लिए हमेशा निर्देशांक बिंदु की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ग्राफ खींचने से पहले हम निर्देशांक बिंदु को निकाल करके रखेंगे, जैसे यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ग्राफ पर कैसे दिखाना है आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर में हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रदर्शित करेंगे। कर दिए। उसमें हम देखते हैं सबसे अधिक मान कितना है। तो ए 2 2 था, मतलब x 2 y 2,